नमस्कार साथियों, आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म नीलेश शुक्ला टीजीटी पर स्वागत है। मैं हूं नीलेश शुक्ला। साथियों, पिछले सप्ताह मैं ट्रेनिंग पर था, इसलिए वीडियोस नहीं आ पाए। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर वीडियोस आप नहीं ला रहे हैं। तो चूंकि समय समय पर सरकार के द्वारा टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाती रहती है, तो मैं थोड़ा पिछले सप्ताह बिजी था, इसलिए वीडियोज नहीं अपलोड कर पाया हूँ। साथियों, आपकी कुछ डाउट्स हैं, उन डाउट्स को मैं कमेंट्स के माध्यम से देखता रहता हूँ और उन सभी का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा अपनी इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको किसी भी, अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस चैनल से हेल्प मिलेगी। साथ ही आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ पीवाईक्यूज जो है अवेलेबल हो जाएगा। और बहुत से साथियों का जो है मैसेज आता है या फिर कमेंट आता है कि सर कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। तो देखिए, कॉन्टैक्ट नंबर चूंकि ऐसे प्रोवाइड करा पाना तो थोड़ा मुश्किल है। आप लोग मुझसे अगर संपर्क करना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पर मैं एक अकाउंट बना दिया हूँ, वहां पर आप मुझे जो है मैसेज कर देंगे तो मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप मुझसे वहां पर डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। साथियों, अगर बात करें टीआरई 4 की, तो देखिए टीआरई 4 आपका विज्ञापन तो तभी आएगा जब टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा। और टीआरई 3 के रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएंगे। लगभग आपको मैं बता दूं तो 1 महीने के अंदर अंदर टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है अगर हम देखते हैं तो फाइनल आंसर कीज आ चुकी हैं सभी सब्जेक्ट्स की, और जैसे टीजीटी वगैरह के भी आ भी रही हैं। तो धीरे धीरे आपका जो है ये फाइनल आंसर की आएगा। फाइनल आंसर की के बाद में आपका केवल रिजल्ट आने का काम बचा रहता है। तो आपका सबसे पहले तो देखिए रिजल्ट टीआरई 3 का आएगा, और उसके लगभग 1 से 1.5 महीने या 2 महीने बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है बीपीएससी टीआरई 4.0 का। तो अगर देखा जाए तो आपके पास 3 महीने का समय है प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए साथियों, 3 महीने का समय बहुत ज्यादा होता है। और आज की इस वीडियो में चूंकि मैं टॉपिक लिया हूं, जैसे आपको कोचिंग परचेज करनी चाहिए या नहीं, मैंने कोचिंग ली थी या नहीं, और कैसे मैं जो है प्रिपेयर करता था, पढ़ाई कैसे करता था। एक्चुअली इस पे भी बात करेंगे कि बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि सर पढ़ें कैसे और याद कैसे रखें, या सेल्फ स्टडी करें या फिर जो है किसी कोचिंग से सहायता लें, कोई नोट से पढ़ें, किस किताब से पढ़ें। इन सभी पर बात करेंगे। आपके जो है यही डाउट्स थे कमेंट्स के माध्यम से जो मैंने देखा था। तो साथियों देखिए, अगर बात करें कि कोचिंग्स की, तो देखिए मैं कोचिंग लिया था। चूंकि देखिए मैं आता हूँ आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ मैं, और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का। तो जैसे मेरा जीएस वगैरह तो बहुत अच्छा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन सब पे मेरा कमांड अच्छा है। लेकिन अगर बात करें जैसे साइंस की, मैथ्स की, तो यहाँ पे मेरा कमांड नहीं है उतना। तो मुझे कोचिंग की आवश्यकता पड़ी थी जीएस के लिए, और जीएस के लिए मैं जो है कोचिंग परचेज किया था। और मेनली मुझे साइंस प्रिपेयर करना था और मैथ्स को अच्छे से प्रिपेयर करना था। तो देखिए, हम लोग करते क्या है कि जो विषय हमें नहीं आते हैं, हम लोग ये गलती ये करते हैं कि उसमें हम लोग विशेषज्ञता हासिल करने जो है करने लगते हैं। अच्छी अच्छी किताबें मंगा लेंगे, या जो मार्केट में सबसे अच्छा टीचर होगा उसका कोर्स परचेज कर लेंगे। तो ये देखिए साथियों, ये हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, ये गलती करते हैं क्योंकि देखो, तो ऑलरेडी उस विषय में हमारा उतना कमांड है नहीं, और उस विषय को पढ़ने के लिए हम सबसे बेस्ट बुक उसके जो है विषय की अगर परचेज करते हैं, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो वो नहीं हो पाता तैयार उतना अच्छे से। तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं कोचिंग लिया था, तो मुझे याद है कि सबसे पहले मैंने साइंस का ही लेक्चर मैं देखा था, और 1 घंटे का लेक्चर था। टॉपिक था ब्लड, रक्त से संबंधित टॉपिक था। तो चूंकि देखो जीएस में 5 सब्जेक्ट आते हैं, और 5 सब्जेक्ट में देखा जाए तो साइंस एक पार्ट है। साइंस में 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो मैं 1 घंटे बहुत ही डेडिकेटली पूरा वीडियो देख लिया, और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए थे मैं बना लिया। तो फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो मतलब 1 घंटा भी मेरा चला गया पूरा, और मुझे केवल जो है जीएस के एक सेगमेंट, मतलब कि साइंस, वो भी साइंस के अंदर 3 सेगमेंट है, उसमें से एक सेगमेंट बायोलॉजी, और उसमें भी वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। तो देखो, कोचिंग का एक जैसे ये होता है कि आपको बहुत ही डीपली पढ़ाने लगते हैं, और जब आप बहुत डीपली पढ़ने लगते हैं तो देखिए समस्या ये होती है कि आपका कोर्स कवर नहीं हो पाता पूरा। तो ये देखिए कोचिंग के साथ एक जो है ये नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं। बाकी कोचिंग लेना गलत नहीं है, आप कोई भी कोचिंग ले सकते हैं, बशर्ते देखिए आपको उस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें समय होना चाहिए आपके पास।
अगर आपके पास समय है ठीक ठाक, 6 महीने का समय है, 7 महीने का समय है, 5 महीने का समय है, तब तो कोचिंग आपके लिए यूजफुल है। अदरवाइज देखिए, अगर आप कोई भी कोचिंग लेते हैं तो उनकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो कोर्स को कंप्लीट करें, और उसी चक्कर में जो है आपको वीडियोस इतने ज्यादा मिलने लगते हैं कि आप प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। मतलब मैंने भी, चूंकि मैं इसे ऑब्जर्व किया हूं, तो मैं यही देखा हूं कि जैसे कोचिंग हम लोग ले तो लेते हैं, लेकिन 2-4 वीडियोस देखते हैं, फिर लगता है कि यार यहाँ से तो नहीं होगा, मतलब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप जो है समय लेकर तैयारी करना चाहते हैं, और चूंकि 3 महीने का समय है, तो आप चाहे तो कुछ कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो कोचिंग का तो मेरा यही अनुभव रहा है कि कोचिंग मैंने लिया था, और जो है जो सब्जेक्ट मुझे मेरे स्ट्रांग नहीं थे, जीएस के लिए एक्चुअली मैंने लिया था। बाकी हिस्ट्री वगैरह तो देखने के लिए, ज्योग्राफी वगैरह देखने के लिए मैंने कोर्स नहीं लिया था, क्योंकि वो मेरा थोड़ा, चूंकि मेरा एसएसटी सब्जेक्ट है, तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत मतलब वहां पर ठीक ठाक है, मेरा कमांड है। तो यही मेनली मैथ्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए। तो यही है, देखिए कोचिंग के साथ अगर आपको समय देना पड़ेगा, अगर आप समय दे पाए तो कोचिंग आपके लिए अच्छी है। अदरवाइज हम बात करेंगे आगे शॉर्टकट भी कैसे जो है प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर हम लोग शॉर्टकट्स पे ही बात करते हैं एक्चुअली, कि किस तरीके से आप किन चीजों को पढ़कर कम समय में आप ज्यादा गेन कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो मेरा अनुभव रहा कोचिंग के साथ में। और बाकी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग्स गलत हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस ये है कि आपके पास पढ़ने के लिए समय होना चाहिए उतना। और अगर हम बात करें, देखिए सेल्फ स्टडी, तो देखिए सेल्फ स्टडी की अगर बात करें तो सेल्फ स्टडी ही आप कोचिंग लेते हैं तो भी तो आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ता है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई क्लास देख ली और आपको वो पूरा याद हो गया, याद तो नहीं हो पाएगा पूरा। आपको फिर जो है या तो आप उसका पीडीएफ लेंगे, या तो आप उसका नोट्स बनाएंगे, फिर आप याद करेंगे। तो ये देखिए ओवरऑल है सेल्फ स्टडी का ही पार्ट। आपको सेल्फ स्टडी मतलब खुद से तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर खुद से आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर तो कैसे होगा, फिर मतलब केवल क्लास देखने से तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखिए मेन सेल्फ स्टडी है, अगर आप कितना देर तक पढ़ पा रहे हैं, अगर आप 5 घंटा समय निकाल पा रहे हैं, 6 घंटा समय निकाल पा रहे हैं, 4 घंटा समय निकाल पा रहे हैं, रोज अगर आप इतना समय दे रहे हैं, तो ये समय देखिए बहुत अच्छा है, अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए इतना समय दे पा रहे हैं। तो मेनली देखिए सेल्फ स्टडी जैसे जब भी आप करते हैं तो आपका ध्यान जो है एकदम एकाग्रचित रहता है। और मैंने भी ये देखा है कि जैसे अगर कोई भी किताब हम पढ़ते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो उसे नोट भी करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो सेल्फ स्टडी जो है वो हमारे लिए काफी यूजफुल रहता है। और कोई आप कोचिंग लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी तो आप करते ही हैं, क्योंकि अंततः याद तो आप ही को करना है चीजें ना। कोई भी क्लास हो, कुछ भी अगर यूट्यूब पे ही वीडियो देख रहे हैं तो वो आपको रटा तो नहीं सकते, आपको खुद से ही पढ़ना है। तो सेल्फ स्टडी साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूंगा कि आप कम से कम जो है मतलब दिन का 4 से 5 घंटा ये सेल्फ स्टडी में आपका जाना चाहिए। चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ें, चाहे आप रूम पे पढ़ें, टेबल पे आप पढ़ें अपने, तो लेकिन यह है कि आपको देना पड़ेगा 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए। देखिए चूंकि अगर बात करें कंपटीशन की, तो कंपटीशन दिनों दिन बढ़ेगा ही। कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन उसका घटता नहीं है। अभी जैसे टीआरई 2 हुआ, 3 हुआ, तो 4 होगा, तो मतलब मैक्सिमम लोग जो है अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार कोई भी एग्जाम हो, उसका दिनों दिन कंपटीशन जो है वो बढ़ता है। और जो पैटर्न होता है वो भी चेंज होता है। पहले डिफिकल्टी लेवल कुछ और था, अब कुछ और है, आगे कुछ और होगा। तो आपको उस तरीके से प्रिपेयर करना है। साथ ही साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीवाईक्यूज का भी बहुत ज्यादा महत्व है। और ये पीवाईक्यूज आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आप उससे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जैसे ही टीआरई 3 के भी सारे क्वेश्चन जो है फाइनल आंसर की आ जाती है, तो हम उसे भी अपलोड कर देंगे। बाकी टीआरई 1, टीआरई 2 के सभी क्वेश्चन पेपर उनके फाइनल आंसर की के साथ में आपका कोई भी विषय हो वहां पर उपलब्ध है। साथ ही मैं क्वेश्चन भी पोस्ट करता हूँ समय समय पर, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं क्वेश्चन भी डाल देता हूँ। आप उन प्रश्नों को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा आपके प्रिपरेशन में। और देखिए साथियों, अगर बात करें कि किताबें कौन कौन सी पढ़नी है, तो देखिए किताबों पर मैं कई वीडियोस जो है डाल चुका हूं। और कुछ लोगों में कंफ्यूजन भी है कि सर आप तो अलग अलग किताबें बताते हैं। तो देखिए जैसे शुरू के जो मैंने वीडियोस बनाए थे, वो चूंकि मेरा विषय एसएसटी है, तो मेरे पास इतिहास की, भूगोल की तो किताबें ठीक ठाक काफी संख्या में है। तो मैंने आपको वो किताबें भी सजेस्ट कर दी थी। अदरवाइज देखिए, अगर चूंकि देखिए मैं एक एसएसटी का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास तो किताबें हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट जैसे मान लीजिए आपका कोई साइंस है, संस्कृत है, आपका मैथ्स है, तो आपके पास वो किताबें नहीं होंगी। तो
आप देखिए उन किताबों को मत पढ़िए। अभी जो मैंने हाल फिलहाल के कुछ वीडियोस डाले हैं जीएस प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप उनको देख लीजिए। मैंने उसमें आपको एनसीईआरटी को सजेस्ट किया है, कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है आप देख सकते हैं, चैनल पर वीडियो वो उपलब्ध होगा। तो वीडियोस के बारे में तो साथियों देखिए हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बुक्स आपको कौन कौन सी पढ़नी चाहिए जीएस के लिए स्पेशली हम बात करेंगे, जो 40 मार्क्स का है। तो देखिए बुक्स पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, अभी जो हाल की वीडियोस हैं आप उन्हीं को देखिएगा। पहले की चूंकि वीडियोस उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें मैंने एसएसटी, चूंकि मैं एसएसटी का स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं उस हिसाब से आपको किताबें बता दिया था। तो बाकी अगर आप ले लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने जो मैंने किताबें सजेस्ट करी हैं अगर आपने ले लिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सारे प्रश्न उन्हीं से किताबों से आएंगे, उस किताब से तो एक भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एक मध्यम मार्ग का अनुसरण करें, ताकि मतलब एक मिनिमम तैयारी में हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। और बात करें, देखिए एक डाउट रहता है कि याद कैसे रखें चीजों को, ये सबसे बड़ा डाउट है। जैसे मेरा तो एसएसटी सब्जेक्ट है, एसएसटी में तो मतलब जैसे इतिहास वगैरह में तो लगता है कि पूरी कहानी है, डेट्स हैं, इतने ज्यादा कैसे याद करें। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर मैथ हो, साइंस हो, आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, देखिए चीजें आपको याद तो करनी ही पड़ेंगी ना। तो इसके लिए देखिए याद अगर रखने के लिए बात करें कि याद कोई भी टॉपिक हम कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए एक ही ऑप्शन है कि आपको उसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। और देखिए इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको लोग बताएंगे कि आप ऐसे करिए, वो करिए, सुबह पढ़िए। देखिए कुछ नहीं होता इन सब चीजों से, मतलब कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता होगा, लेकिन याद आप ही को करना पड़ेगा। और यही है कि आप किसी भी टॉपिक को अगर बार बार पढ़ते हैं, बार बार जो है पेज पलटते हैं, तो वो आपको ऑलरेडी जो है आपके दिमाग में धीरे धीरे सेट होने लगती हैं चीजें। तो जैसे अगर मैं ही आपको बताऊं, करंट अफेयर्स में जो है केवल मैंने कभी नोट्स नहीं बनाया, मैंने जो है केवल वीडियो में देखता था और वो वीडियोस मैं बार बार देखता था। तो ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स मुझे रटा रहता था, लेकिन अगर वो प्रश्न के रूप में आ जाता था कहीं पर भी, तो मैं उन प्रश्नों को जो है सही कर पाता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे जो है सबकॉन्शियस माइंड में वो चलती रहती हैं चीजें। तो इस प्रकार से देखिए आप मतलब मैक्सिमम चीजों को प्रयास करिए कि आप पढ़ें उन्हें, और बार बार पढ़ें। बार बार पढ़ेंगे तो ही जो है वो आपको चीजें याद होंगी। मैं आपको जो है अपना कुछ नोट्स दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं एनसीईआरटी वगैरह कैसे पढ़ता था, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि मैं जो है एनसीईआरटी को अंडरलाइन भी किया हूँ, और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज लगी है उसे मैं नोट भी कर लिया हूँ पेज में, मतलब वही पेज में जो जगह रहती है वहां पर नोट कर लेता हूँ। तो इससे देखिए फायदा क्या होता है कि अगर मुझे यही किताब दोबारा रिवाइज करनी पड़े तो मैं बहुत कम समय में रिवाइज कर लूंगा। एक बार मुझे पढ़ने में समय लगेगा, हो सकता है 2 से 4 दिन भी समय लग जाए, लेकिन अगर मुझे दोबारा इसे रिवाइज करना होगा तो मैं 1 घंटे या उससे भी कम समय में रिवाइज कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है एक चैप्टर में मुश्किल से 10 लाइन आपको याद करनी होगी, और उसमें भी आप कुछ चीजें जो है उस पर नोट डाउन कर लीजिए। वो चीजें और मतलब आपके सामने पढ़ेंगे तो वो चीजें जो है बार बार देखेंगे तो वो याद हो जाती है। और अंडरलाइन वगैरह करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रेड पेन का भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास हाइलाइटर वगैरह वो भी अच्छा है। मैं रेड पेन का यूज करता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी रेड पेन यूज करिए, और रेड पेन से ही मैं जो है उसमें लिख भी देता हूँ किताब में। तो इससे होता क्या है साथियों कि जैसे रेड पेन से थोड़ा सा मतलब वो कुछ जो भी कारण हो, मुझे इसका साइंटिफिक रीजन तो नहीं पता, पर वो चीजें मतलब हमें अगर बार बार देखते हैं तो वो याद रह जाती है। तो इस तरीके से देखिए पढ़ा हुआ जो भी चीज है वो आपको बार बार अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपको याद रहेगा। हो सकता है कि डायरेक्टली अगर आपको कोई कह दे कि इसके बारे में बताइए तो आप ना बता पाए, लेकिन अगर वही चीज प्रश्न में आ जाए, उसका अगर आपको विकल्प मिल जाए तो आप उन प्रश्नों को सही कर लेंगे। यही कारण होता है कि अगर आप पढ़े रहते हैं चीजों को तो आप सही कर पाते हैं। अगर स्टडी ही नहीं हुआ है उस बारे में, अगर आपने कभी स्टडी नहीं किया, पढ़ा नहीं है, तो वो प्रश्न तो आप कैसे सही करेंगे? फिर तो तुक्के के माथे ही रहना है। और बात करें कि देखिए लास्ट में मैं बात करना चाहूंगा कि एक बेहतर स्कोर के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब या यूं कहें कि एक निश्चित सफलता के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने विषय पे बहुत ज्यादा काम करना है। विषय चूंकि एक ऐसा मतलब पार्ट है, लगभग 80 नंबर का आपका विषय होता है। तो अगर मान लीजिए आपके अपने विषय के अनुसार, जैसे एसएसटी में मैं बात करूं तो लगभग देखा जाए ठीक ठाक स्कोर माना जाता है कि अगर आप 65 के आसपास स्कोर कर लेते हैं, 60 से 65 के बीच में, 80 में से मैं बात कर रहा हूं, तो एक अच्छा स्कोर होता है। ऐसे ही आपके विषय में भी हो सकता है, मैथ्स आपका हो तो मैथ्स में लोग 70 भी कर लेते हैं। आपका और भी विषय जैसे साइंस वगैरह हो, तो इस तरीके से अगर आप अपने विषय में ज्यादा मेहनत करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। बाकी देखिए जीएस में तो
जीएस में तो आपको मेहनत करनी ही है, क्योंकि जीएस ही डिसाइड करता है। जैसे मैंने हिंदी के स्टूडेंट्स का जो है एग्जांपल देखा है कि जैसे हिंदी के स्टूडेंट जो होते हैं वो हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन जीएस में उनके मार्क्स जो है थोड़े कम रह जाते हैं। लेकिन वहीं पर जिसका जीएस स्ट्रांग रहता है तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स हो जाते हैं, 90, 92, 93, 94 इस तरीके से। तो देखिए आपको जीएस पे भी कमांड करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीएस पे अगर आपका फोकस नहीं है और सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग है तो भी कोई बेनिफिट नहीं है। जीएस ही स्ट्रांग है, सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है, तो भाई सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो सब्जेक्ट तो आपको अच्छा करना ही करना पड़ेगा, साथ में आपको एक एवरेज मार्क्स जो है जीएस में भी करना पड़ेगा। तो जीएस के लिए देखिए मैं जो वीडियोस डाला हूं आप उन वीडियोस को देख लीजिए, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट हैं। और इवन मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ही उन जो है क्वेश्चंस को दिखाया भी हूं कि वो क्वेश्चंस किन किन एनसीईआरटीज से पूछे गए हैं, किस क्लास की एनसीईआरटी से, किस चैप्टर से पूछा गया है, चाहे वो साइंस का क्वेश्चन हो या फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो। इवन मैंने आपको मैथ्स के भी जो है क्वेश्चंस बताए हैं कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो आप इन सब चीजों को फॉलो कर सकते हैं। और अगर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट किताबों की बात करें, मैं चूंकि पहले भी सजेस्ट कर चुका हूं आप लोगों को, तो जो बीपीएससी के जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसके तो आपको पीवाईक्यूज बहुत अच्छे तरीके से लगा लेने चाहिए, क्योंकि ये पीवाईक्यूज ऐसे पीवाईक्यूज हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में, टीआरई एग्जाम्स में जो है पूछ लिए जाते हैं। तो ये पीवाईक्यूज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपका विषय जो भी है उस विषय के लिए देखिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी ये किताबें बहुत ज्यादा मस्ट हैं, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी, एससीईआरटी हो सकता है आपका, जैसे अगर मान लो मैथ्स सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट है, तो इन सब में तो जो है एनसीईआरटी से ही प्रश्न आते हैं। लेकिन अगर बात करें, अगर जैसे एसएसटी की बात करते हैं तो एसएसटी में एससीईआरटी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, स्पेशली जो वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्न होते हैं वो एससीईआरटी से ही पूछे गए हैं। मैंने आपको ऐसा पहले भी दिखाया है वीडियोस के माध्यम से, और मैं इस पे और भी जो है वीडियोस अपलोड करूंगा एसएसटी पर। तो साथियों देखिए इस वीडियो को मेरा बनाने का यही उद्देश्य था कि आपको चूंकि समझ में आ सके कि क्या मतलब कैसे स्टडी करना है, कैसे पढ़ना है। और चूंकि आप मेरे माध्यम से आपको काफी जो है कमेंट आता है कि सर जो है आपके वीडियोस के माध्यम से बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, तो समय समय पर देखिए मैं वीडियोस आप लोगों के बीच में ऐसे ही अपलोड करता रहूंगा। और चूंकि देखिए बीच में गैप हो गया था, ट्रेनिंग चूंकि 1 सप्ताह की थी लगभग, तो ट्रेनिंग के दौरान बिजी शेड्यूल रहता है, स्कूल से भी ज्यादा बिजी शेड्यूल ट्रेनिंग का रहता है, सुबह 5:30 से लेकर 7 बजे तक का। ट्रेनिंग पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा कि ट्रेनिंग कैसे होती है और ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या रहता है। उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कैसे बीपीएससी टीचर्स की ट्रेनिंग होती है। और साथ ही देखिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि प्रिपरेशन आपको अभी से करना है। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तब प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो देखिए होता क्या है कि फिर आप उस दौड़ में बहुत पीछे चले जाते हैं। तो समय यही है प्रिपरेशन शुरू करने का। बहुत सी देखिए जो है मन में दुविधाएं चलती रहती हैं और आशंकाएं रहती हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब नहीं आएगा। तो देखिए इन सब चीजों पे ये सोचना आपका काम नहीं है। देखिए हम सभी क्या है, एक एस्पिरेंट हैं और हम सभी को क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है ताकि जल्द से जल्द हमें सफलता मिल सके। मेरा चयन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टीजीटी और जूनियर दोनों में हुआ था। टीजीटी में मेरी 134 रैंक थी, जूनियर में 487 रैंक थी मेरी एसएसटी सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो एसएसटी अगर आपका विषय है तो एसएसटी के लिए भी मैं और भी वीडियोस कुछ अपलोड करूंगा। मैं आपको क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस जो है कहाँ से पूछे जा रहे हैं इन सब पे भी जो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको पीवाईक्यूज वगैरह उपलब्ध हैं, और जितने भी जो है इंपॉर्टेंट आगे आने वाली जो पीडीएफ वगैरह होंगे तो मैं वहीं पर आपको जो है प्रोवाइड कराता रहूंगा। साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं अकाउंट बना दिया हूँ। क्योंकि कुछ लोगों का जो है कहना था कि सर कांटेक्ट नंबर दीजिए, तो चूंकि कांटेक्ट नंबर देखिए ऐसे अगर प्रोवाइड कराते हैं तो चूंकि मैं भी स्कूल में रहता हूं और अगर कॉल वगैरह आते हैं तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता कि उठा पाएं या फिर जवाब दे पाएं। तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं आपकी जो भी जो है क्वेरी वगैरह रहेगी, क्वेश्चन वगैरह रहेंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई करता रहूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्रिपरेशन करते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।